सहारा प्रणाम। सहारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुक्ता और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मराठवाड़ा में बाढ़ के बाद स्थिति सामान्य, राहत नहीं मिलने से किसानों को आहत। हरभजन उतरे सौरभ के समर्थन में, कहा कोर्ट चैपल टीम में डाल रहे हैं दरार। और आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट डे। डॉक्टरों ने दी दिल पर डोरे न डालने की सलाह। सितंबर के आखिरी रविवार को दुनिया भर में एक रिसर्च के मुताबिक विश्व में दिल का रोग तेजी से फैल रहा है और खास करके भारत में तो हार्ट का रोग काफी फैल चुका है। वर्ल्ड हार्ट डे के बहाने लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। आज देश के कोने कोने में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, अवेयरनेस कैंप लगाए गए और इस मौके पर आज मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर प्रतीक्षा नाम जोशी, जो हमारे सभी दर्शकों को जो दिल से जुड़ी बीमारियों का निदान चाहते हैं, उसका हल चाहते हैं, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक्षा नाम जोशी, जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका सारा समय मुंबई में स्वागत है। और आज हम अपने दर्शकों की समस्याओं को जानेंगे और उसका निदान भी बताने की उन्हें कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बड़े ही बेसिक उससे शुरू करना चाहते हैं। हालांकि एक लेमैन के लैंग्वेज में सभी जानते हैं कि हार्ट एक इंटीग्रल पार्ट है एक मानव शरीर का, लेकिन फिर भी क्या रोल है इसका हमारे शरीर में और आपके मुताबिक कैसे फंक्शन करता है वो? सबसे पहले हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हार्ट की बीमारी कैसे होती है जानना जरूरी है। तो अगर हम देखेंगे हार्ट जो सबसे शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको अगर हम इधर विजुअल्स में देखेंगे तो हार्ट में जो 3 प्रमुख रक्तवाहिनी होती है, जिसे हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं, तो इन कॉरोनरी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस जमा होते हैं, जो चर्बी जमा होती है, तो तभी जब भी वो ब्लॉकेजेस ऑलमोस्ट 90-100% हो जाते हैं तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो वर्ल्ड हार्ट डे पे ये जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है कि लोगों को हम हार्ट अटैक से कैसे बचाएं। और हार्ट अगर बंद पड़ जाता है, क्योंकि 50% लोगों की फर्स्ट हार्ट अटैक में ही डेथ हो जाती है, तो इसके लिए हार्ट की बीमारी कैसे होती है जानना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर साहब, आपने बात की हार्ट ब्लॉकेज की, ये क्या होता है और किस तरह की परेशानियां होती हैं, लोगों क्या सिम्टम्स नजर आते हैं इसमें? जैसे मैंने आपको बताया कि 35% लोगों में हार्ट अटैक ही फर्स्ट सिम्टम होता है। ये बीमारी हमारे अंदर बहुत ही साइलेंटली डेवलप होती है और रिसर्च स्टडीज में प्रमाणित किया हुआ है कि ये जो चोकअप पैदा होते हैं वो ऑलमोस्ट टीनेज ग्रुप से शुरू होते हैं। अगर हम ये स्लाइड इधर देखें तो आप देखेंगे कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो आर्टरीज है वो एकदम क्लियर होती है और फिर जैसे हमारी एज बढ़ते जाती है वैसे चोकअप जमा होते हैं। जब भी हार्ट अटैक आता है तभी आर्टरी ऑलमोस्ट 100% ब्लॉक हो जाती है। तो इसके लिए हार्ट की डिजीज में सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम ये बीमारी को रिवर्स कर दें, और यही बेसिकली प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी और प्रतिबंधक प्रोग्राम का एम है। जी, अगर हम देखें तो ये बीमारी काफी फैल रही है और खासकर भारतीयों में, इंडियंस में ये बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। क्या कारण है इसका आपके मुताबिक? अगर हम इंडियंस में देखें तो आज WHO ने ये स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि 2010 तक सबसे ज्यादा कार्डियक केसेस में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो कहते हैं कि जीन्स के कारण ये जो बीमारी जरूरत से ज्यादा तेजी से फैलते जा रही है। और मेन चीज हो गई है कि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल हम लोग का जो फास्ट फूड, जंक फूड, फिजिकल एक्टिविटी नहीं रही है और मेनली ये जो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो ये सब कारणों की वजह से ये बीमारी इंडिया में ज्यादा तेजी से फैलती जा रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज आजकल बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। अनहेल्दी हमारी लाइफस्टाइल है। इसको किस तरह से सुधारा जाए और किस तरह से इस तरह की बीमारियों से निजात पाई जाए? जैसे आपने बताया कि जीवन शैली जो है उसमें वेजिटेरियन जो हम बोलते हैं, लो फैट वेजिटेरियन डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है, कि आप देखेंगे स्कूल के बच्चों को भी टेंशन बढ़ते जा रहा है, तो मेंटल स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम हमारी जीवन शैली को सुधार दें तो ऑलमोस्ट हम 80% ये बीमारी को काबू में ला सकते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही। इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान सबसे ज्यादा काफी परेशान रहता है। स्ट्रेस
रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम्स कह रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आजकल जिस तरह का जीवन हम जीते हैं, जिस तरह के हमारे दिनचर्या होती है, इस चीज से शायद ही कोई ऐसा हो जो इससे निकल पाता हो। स्ट्रेस की बात आपने कही, किस तरह से इससे निकला जाए, क्या और तरीके हो सकते हैं? मेनली जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हम जो कहते हैं कि आज अपनी जो लाइफस्टाइल हो गई है, तो इतनी कॉम्पिटिटिवनेस है, ओवर एम्बिशियसनेस है, उसमें हमारी जो लैक ऑफ स्लीप हो जाती है, डाइट हम टाइम पे नहीं लेते हैं, और मेनली आजकल ये जो स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक, जैसे आपने देखा होगा कि यंग एज ग्रुप बहुत जल्दी हार्ट अटैक का शिकार बनते जा रहा है। पहले हम लोग ये बीमारी 50 साल की उम्र के बाद देखते थे, लेकिन आज हमारे आईसीयू में 25 साल 30 साल के लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आता है। ऑलमोस्ट 33 इयर्स की उम्र में 1 या 2 एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुकी रहती है। तो इसमें जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में योगा और मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम रोज हाफ एन आवर वॉकिंग करते हैं और योगा की एक्सरसाइजेस हाफ एन आवर के लिए करते हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की हम बुनियाद बनाते हैं। जी हाँ, ये तो बात सही है, योगा और मेडिटेशन बहुत जरूरी है इंसान के लिए। आजकल किसी भी बीमारी की कोई उम्र नहीं रह गई, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बीमारियां एक हो गई हैं, कोई उम्र नहीं रही बीमारी की। हम आपसे बातचीत लगातार जारी रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं ये खबर कि इस तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान जहां रोजी रोटी कमाने की होड़ में है, वहीं पर इस दौड़ में भागते भागते उसे कई बीमारियां भी घेर लेती हैं। ऐसी ही जानलेवा बीमारियों में से एक है हृदय रोग, जिसमें बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी ही ग्लोबल हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र के एक शोध से अब बाईपास सर्जरी से बचा जा सकता है। हृदय रोग से ग्रस्त कई मरीजों को बाईपास सर्जरी से गुजरना पड़ता है, लेकिन माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र ने भारत सरकार के चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्रालय की मदद से एक शोध कार्यक्रम की शुरुआत की। इस इलाज प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले रोगियों को बाईपास सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे पास पैसे अवेलेबल नहीं होने से मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवा करके, और किसी की राय मिली तो मैं डॉक्टर सतीश गुप्ता के पास गया। वहाँ उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, उसके हिसाब से वो खान पीन का और उसका मैं दवाइयों का फॉलो किया और याद योग किया। उसके हिसाब से मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। इस शोध कार्यक्रम के दौरान रोगियों को एरोबिक एक्सरसाइज करवाई गई और ज्यादा रेशे वाला शाकाहारी खाना दिया गया। अब तक हृदय रोगियों के लिए चलाए गए 56 कार्यक्रमों में 1200 से ज्यादा रोगियों को ठीक किया जा चुका है। इस कार्यक्रम की सफलता की दर को देख देश विदेश के हृदय रोग विशेषज्ञों का भी मानना है कि बाईपास सर्जरी को टाला जा सकता है। हमने लगभग 1200 पेशेंट्स को अब तक इंक्लूड किया है, और ये पेशेंट वो पेशेंट थे जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी बताई गई थी, वो किन्हीं कारणों से ये नहीं करवा पाए। तो ये देखने में पाया गया कि ये इस रिसर्च में कि हमने 1 साल बाद दोबारा एंजियोग्राफी कराई, तो ये देखने में पाया गया कि ये जो इनके ब्लॉक्स हैं वो खुल गए हैं, और उनके जो हार्ट अटैक की संख्या और उनकी जो मृत्यु दर और बाईपास एंजियोप्लास्टी की रिक्वायरमेंट वो बहुत कम हो गई। भारत में तकरीबन 6 करोड़ लोग हृदय रोग से ग्रस्त हैं। ऐसे में इस नए शोध ने हृदय रोग के महंगे इलाज से अब तक बच पाने के लिए एक और राह खोल दी है। अनुल कुमार एरेन, सहारा न्यूज ब्यूरो, माउंट आबू। और खबरों के सफर में फिलहाल वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे डॉक्टर प्रतीक्षा नाथ जोशी से, जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन मौजूद हैं डॉक्टर प्रतीक्षा नाम जोशी, जो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हमारे पास अलग अलग जगहों से एसएमएस और फोन कॉल्स आ रहे हैं। अभी हम हमारे एक दर्शक विष्णु खंडेलवाल, जिन्होंने कलीना सेंटा क्रूज से हमें फोन किया, और वो जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि बीपी और वेट कितना जिम्मेदार है हृदय रोग के लिए। ब्लड प्रेशर और वेट ये दोनों ही जिम्मेदार है हृदय रोग के लिए। जैसे हम लोग हार्ट की जो बीमारी है वो जीवन शैली के रिलेटेड होती है, तो हम लोग जैसे कि आपको सर्दी खांसी या कुछ मलेरिया हो गया, उसमें जंतु संसर्ग की वजह से बीमारी होती है। लेकिन हार्ट की बीमारी में हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, मतलब कि जिनको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या मोटापा ज्यादा होता है, तो
तो उनको हार्ट की डिजीज होने का जो रिस्क होता है 3 to 4 टाइम्स ज्यादा होता है। तो ये जो ओवरवेट या ओबेसिटी कहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को बॉडी मास इंडेक्स देखना चाहिए कि आपकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है, और आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 25 और 30 के बीच में होना चाहिए। और ब्लड प्रेशर जो हम कहते हैं कि आजकल जो लेटेस्ट WHO ने कहा है कि 115 और 75 ये एक नॉर्मल रेंज होती है, तो ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपनी जो जीवन शैली में अगर हम लोग डाइट सही तरीके से लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये जो रिस्क फैक्टर्स है, हम जैसे वेट कम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे लोगों को अगर ब्लड प्रेशर या ओवरवेट होता है तो वो लोग सिर्फ एक गोली ले लेते हैं ब्लड प्रेशर को सप्रेस करने के लिए, और बीमारी आगे कंटिन्यू हो जाती है। तो प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में फोकस होता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक से बचाने के लिए उसके जो रिस्क फैक्टर्स है उस पर पूरा कंट्रोल करें और बीमारी की जड़ तक जाए। अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें है उन्हें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उनके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? हाई ब्लड प्रेशर जिन्हें होता है उन्हें हार्ट की ही नहीं, लेकिन जो स्ट्रोक बोलते हैं कि लकवा मार जाता है, पैरालिसिस, वो भी हो सकता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम किडनी पे भी परिणाम हो सकता है। और हार्ट अटैक के अलावा जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो भी थिक हो जाते हैं और वो लोग कार्डियक फेलियर में भी जा सकते हैं। तो इसके लिए जो अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर जो कहते हैं कि बीपी की, आजकल हम लोग देखते हैं कि काफी जो पेशेंट्स होते हैं वो लोग दवाइयां नहीं लेते, वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम कंटाल गए रोज उठ के दवाइयां लेना। तो अगर आप दवाई तो पहले लेनी ही चाहिए, और अगर आप दवाइयों से मुक्ति लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया जीवन शैली में बदलाव लाएंगे तो धीरे धीरे उसको डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंडर फिर दवाइयों को कम करना है। तो उनको ये प्रिकॉशन, प्रॉपर मेडिकेशन का, प्रॉपर जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का और लाइफस्टाइल चेंजेस के प्रिकॉशन जरूर लेने चाहिए। जी, और वहीं लो ब्लड प्रेशर में किस तरह के परिणाम होते हैं हार्ट पर, क्या क्या हो सकता है? लो ब्लड प्रेशर का ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं, लेकिन उनको भी मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क तो डेफिनेटली हार्ट से ज्यादा है। हाई ब्लड प्रेशर को हम मैं जरा डाइट के बारे में बताना चाहती थी कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें लो सोडियम हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए। तो जो हाई पोटेशियम जो अपने जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे बनाना में हाई पोटेशियम होता है, फिर ये जो सेलेरी नाम का मिलता है बाजार में, जिसे हम चाइनीज कोरिएंडर कहते हैं, धनिया कहते हैं, सेलेरी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर हाई ब्लड प्रेशर। तो वैसे काफी नेचुरल फूड्स भी अवेलेबल है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम अपने दर्शकों को बता दें, खासतौर पर हमारे दर्शक जिन्होंने हमसे सवाल पूछा था कि लो ब्लड प्रेशर से उतना संबंध नहीं है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए जरूर थोड़ा खतरा है और उन्हें लो सोडियम और हाई पोटेशियम वाले डाइट लेना चाहिए। साथ ही डॉक्टर साहब, हम दूसरा सवाल हमारे पास है चेतन दयानी जो उल्लासनगर से, जिन्होंने हमसे ये सवाल पूछा है कि किस तरह की एक्सरसाइज की जानी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज की जानी चाहिए इसके इस पर रोक लगाने के लिए, इस तरह की बीमारियों पर। चेतन बयानी जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं बच्चों से शुरुआत करूंगी, क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में भी फिजिकल इनएक्टिविटी बहुत बढ़ते जा रही है, टीबी का प्रमाण बढ़ते जा रहा है। तो बच्चों को आउटडोर स्पोर्ट्स और एक्टिविटी में एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स लगाने चाहिए। और यंग जो लोग हैं तो उसमें प्रिवेंशन के लिए आधा घंटा जो ब्रिस्क वॉकिंग होता है हफ्ते में 3 बार कम से कम करना चाहिए। अगर 5 या 6 बार कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं अगर 3 टाइम्स इन अ वीक भी कर पाते हैं तो अच्छा है। आजकल हम लोग जो हेल्थ चेकअप्स की जब भी बात करते हैं तो पहले हम लोग 40 या 50 प्लस कहते थे, लेकिन आजकल तो हम 20 साल की उम्र के बाद ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि काफी लोग ओवर एक्सरसाइज या तो जिम में जाके बहुत ही कुछ कर लिया और फिर उनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो एक्सरसाइज की जो लिमिट है, तो हम लोग पहले स्ट्रेस टेस्टिंग करके देखते हैं कि लोग कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तो आपको कोई भी अगर सिवियर एक्सरसाइज करनी है, रिगरस एक्सरसाइज करनी है, तो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेके उसकी एक लिमिट सेट करनी चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि ब्रिस्क वॉकिंग जो है 3 आवर्स इन अ वीक, या साइकिलिंग या स्विमिंग या जॉगिंग, ये कोई भी एक्सरसाइजेस जो कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए जरूरी होती है। मेन चीज मैं आपको बताऊंगी कि आजकल जैसे कि बहुत हम लोग बोलते हैं कि बाईपास करवाना पड़ा या एंजियोप्लास्टी करवाना पड़ा, और 90% लोगों को ये सब जो ऑपरेशंस है अपने देश में उनको पॉसिबल नहीं होते। तो अगर हम रोज आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो हम एक प्रकार का नेचुरल बाईपास क्रिएट करते हैं।
तो आगे जाके अगर हमें चोकअप भी होता है या हार्ट प्रॉब्लम भी होता है, तो अगर हमने रोज फिजिकल एक्सरसाइज की हुई है तो हम ये सब सर्जरी से भी बच सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि अगर इस तरह की एक्सरसाइज और डाइट हम प्रॉपर लें तो इस तरह की सर्जरी से बच सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो आजकल के इस नए जमाने में हमारा खासतौर पर हमारा युवा वर्ग जो है शराब और सिगरेट जैसी चीजों का काफी सेवन करता है। बहुत कम लोग हैं जो इसका सेवन ना करते हों। ये सब चीजें कितना बढ़ाती हैं इस तरह की बीमारियों को, कितनी जिम्मेदार होती हैं इसके लिए? जैसे कि स्मोकिंग के बारे में सभी लोगों को पता है कि कैंसर होता है, उसका जो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट 30 to 40% जो हार्ट अटैक के केसेस है दे आर ऑल स्मोकर्स। तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक आना ये बिल्कुल मुमकिन है। और मेजोरिटी जो लोग मैंने देखे स्मोकिंग करते वो लोग अटैक के बाद छोड़ देते हैं। और स्मोकिंग की वजह से उनको पैर की नसों में भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, वो लोग चल नहीं पाते हैं, गैंग्रीन हो जाता है, या तो स्ट्रोक आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। और अल्कोहल की वजह से भी जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो खून में एक प्रकार की चर्बी होती है जिससे ब्लॉकेज जमा होते हैं, तो अल्कोहल से वो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। और सभी को पता है कि लीवर पे परिणाम होता है, पेट पे परिणाम होता है, और हार्ट भी वीक पड़ जाता है अगर ज्यादा क्वांटिटीज ली तो, जिसे हम लोग कार्डियोमायोपैथी कहते हैं अल्कोहल की वजह से। तो ये सब दुष्परिणाम ये सब चीजों की वजह से होता है। तो इसके लिए अगर कोई भी तंबाकू सेवन या अल्कोहल ले रहा है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, तो अपने हार्ट को अटैक से और ये सब कॉम्प्लिकेशन से जरूर बचा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने चेतावनी दे डाली है, जितने लोग इन चीजों का सेवन करते हो, खासतौर पर जो सिगरेट ज्यादा पीते हो उनके लिए तो उनको तो सतर्क ही कर दिया है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स उन्हें ही होते हैं, तो अगर आप इसका ज्यादा सेवन करते हो तो कृपया छोड़ दें। अभी हमारे पास एक अगला सवाल है देवानंद उबाले भुसावल से, ललित मेहता सूरत से। उनका कहना है कि 3 साल पहले उन्हें अटैक आया था, अब तक 4 अटैक आ चुके हैं, एंजियोप्लास्टी कराया था। ये जानना चाहते हैं कि अब उन्हें खाने में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि जैसे आप देखें एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है उनमें आप अगर देखेंगे तो जो ब्लॉकेज होता है उसमें हम एक तार वगैरह डाल के फिर एक जाली हम लोग इंसर्ट करते हैं। आमतौर पे मैं देखती हूँ कि जो पेशेंट्स अगर उनकी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाते, अगर सही डाइट या शुगर कंट्रोल जो भी उनके जो कारण है, तो मैं देखती हूँ कि एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद भी उनको ब्लॉकेजेस दोबारा हो जाते हैं। या जिन्होंने बाईपास की है तो बाईपास में भी अगर ब्लॉकेज इधर है तो हम जो ग्राफ्ट को इधर से इधर लगा देते हैं, तो उसके बाद भी उसमें भी चोकअप आ जाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सर्जरीज के बाद भी आपके अंदर जो चोकअप होने की जो टेंडेंसी है वो तो जाती नहीं है। इसके लिए जो आपकी डाइट है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल फ्री या जो लो फैट डाइट कहते हैं कि अगर आप कम से कम तेल का उपयोग अगर करते हैं तो सिर्फ 2 टीस्पून छोटी चम्मच और 5 to 6 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो ये सब अगर हम डाइट में ऑल्टरेशन लाते हैं, आधा घंटा वॉकिंग करते हैं, योगा करते हैं, तो ये जो मैंने आपको बताया कि री-ब्लॉकेजेस की जो टेंडेंसी है उसे हम कंट्रोल कर पाते हैं। अब अगर हम बात करें खाने की तो अब हम बढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल की ओर। कोलेस्ट्रॉल हम सभी जानते हैं कि सर्वाइवल के लिए हमारे काफी जरूरी होता है, लेकिन अगर शरीर में ज्यादा हो जाए तो उत्पाद भी मचा देता है, काफी तकलीफ देता है। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये आता कहाँ से है? कोलेस्ट्रॉल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने लीवर में होते रहता है जी। अभी अगर हम लोग खाना खाते हैं तो नॉन वेजिटेरियन फूड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि रेड मीट को अवॉइड कीजिए, कि अगर आप एग्स खाते हैं तो एग का जो येलो पार्ट है उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होते हैं। जैसे कि आपने 1 कप समझो आइसक्रीम खा लिया, उसमें 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। तो ये सब जो आप देखेंगे जो फैट रिच फूड्स है, वेजिटेरियन में जो फ्राइड फूड्स है, ये सब में कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण ज्यादा होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग लो फैट डाइट कि जहां हम लोग फ्राइड फूड्स को अवॉइड करते हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करते हैं, या नॉन वेजिटेरियन जिसे पसंद है तो वो लोग अगर फिश जो है ग्रिल्ड या रोस्टेड या जो भी खाते हैं, मतलब रेड मीट अवॉइड करते हैं, तो इन लोगों में फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण कम हो जाता है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल जो होता है तो वो 150 to 250 कहते हैं, लेकिन अगर हमें ब्लॉकेजेस को रिवर्स करना है, मतलब ब्लॉकेजेस को कंट्रोल में रखना है, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल 150 पे रखना बहुत ही जरूरी है। और कोलेस्ट्रॉल का एक दूसरा स्वरूप होता है जो HDL, जिसे हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो उसको 40 के ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी ब्लॉकेजेस को फिर रिवर्स करता है और आगे बढ़ने से रोकता है।
जी, हमारे एक दर्शक हैं अश्विन भाऊ डोंबिवली से, जिनका कहना है, वो पूछना चाहते हैं कि हार्ट अटैक के मरीज को शुद्ध घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। अश्विन भाई को हार्ट अटैक अगर प्रिवेंट करना है तो शुद्ध घी जो है हम लोग 1 टीस्पून से ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं पर डे, क्योंकि एक्सेसिव घी से प्रॉब्लम्स होते हैं, तो 1 टीस्पून को क्रॉस नहीं करना है। ऐसा कहते हैं लोग, गाय का जो घी होता है वो फायदेमंद होता है, क्या ये सही है? एक्चुअली क्या है कि इसमें जैसे कि हमारी जो इंडियंस में हम लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं और हमारी जो प्राचीन मतलब इसमें गाय का बहुत ही महत्व है, और एलोपैथिक जो डॉक्टर्स होते हैं हम लोग कहते हैं कि आप ऑयल और घी को अवॉइड कीजिए। तो एज फार एज अभी जो करंट रिसर्च और हम लोग ने सब देखा हुआ है, तो उसमें हम लोग ज्यादा घी, गाय का घी डेफिनेटली दूसरे घी से तो बेटर ही है, जो वनस्पति और वेजिटेबल ऑयल से इट इज मोर बेटर, बट जो भी घी हो उसको 1 टीस्पून से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, बिकॉज क्वांटिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। यानी अश्विन भाऊ जिन्होंने ये सवाल पूछा था, उनके लिए आपने कोई राहत नहीं दी है, घी नहीं खा सकते हैं 1 चम्मच से ज्यादा। चलिए, हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी भी हमारे साथ मौजूद है प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा नाम जोशी। हम उनके साथ अपनी बातचीत जारी रखें। यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें एसएमएस करिए या हमें फोन करिए और हम आपके सवाल उनसे पूछेंगे और उसका सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार फिर हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समिता सोमानी नासिक से, दिनेश शुक्ला अंधेरी से, दीपक जैन एक बार फिर से पूछना चाहते हैं कि हृदय रोग से बचने के क्या उपाय हैं? ये दर्शकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, और मैंने पहले भी काफी बार ये मेरी टॉक में अभी बताया है, फिर भी दोबारा दर्शकों के लिए मैं बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि जब भी हार्ट अटैक होता है तो ब्लॉकेजेस 100% तक हो जाते हैं और ये बीमारी हमारे अंदर साइलेंटली डेवलप होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो जीवन शैली है उस पे जो कंट्रोल लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी डाइट के बारे में बताया है कि लो फैट वेजिटेरियन डाइट, हाफ एन आवर जो अपनी जो डेली ब्रिस्क वॉकिंग है, योगा और ध्यान है। और अभी मैं फोकस करना चाहूंगी सब डायग्नोस्टिक टेस्ट पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 35% लोगों में हार्ट अटैक एक पहला चिन्ह होता है और 50% लोगों की उसमें डेथ हो जाती है। तो इसके लिए हार्ट डिजीज को अपने पे वार होने से पहले उसे पकड़ना बहुत ही जरूरी है। तो आजकल हम लोग हार्ट चेकअप्स में स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, और हाल ही में लेटेस्ट आई है सीटी स्कैनिंग के, जिससे हम लोग कैल्शियम स्कोर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा लोगों को हार्ट अटैक से बचाना यही काम है। तो इसके लिए हम लोग ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा फाइंड आउट करके लेते हैं कि ये जो पेशेंट में ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। अगर इनमें जो रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो वो लोग में हार्ट प्रॉब्लम्स होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इन्हें हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, जिनके लिए ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट बहुत ही जरूरी होती है। तो ये टेस्ट करवाने के बाद हम उन्हें स्पेशल प्रोग्राम्स देते हैं कि प्रिवेंटिव के उनको ये जो उनकी ब्लड की केमिस्ट्री है जो ब्लॉकेजेस पैदा करती है, तो वो ब्लड की केमिस्ट्री को अल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, शुगर कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल से होता है। तो अगर लोग, जैसे मैंने बताया, जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करेंगे तो ऑलमोस्ट 80% वो हार्ट के प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर पाएंगे। और दूसरा जो ग्रुप है कि जिनको ऑलरेडी हार्ट अटैक आके गया है, या जिन्होंने अपनी सर्जरीज करवाई है, या जिनको बताया गया है कि उनकी बाईपास या एंजियोप्लास्टी करवानी है, तो वो ग्रुप्स के लिए भी हम लोग जो कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं कि आज 70 से 100% ब्लॉकेजेस वाले के पेशेंट्स को भी हम लोग ने बिना बाईपास और एंजियोप्लास्टी के सक्सेसफुली ट्रीट किया हुआ है। हम लोग उसमें आर्टेरियल क्लियरेंस थेरेपी देते हैं। आजकल एक लेटेस्ट टेक्निक आई हुई है EECP करके, जो एक नेचुरल बाईपास क्रिएट करती है। तो आज लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है
मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हार्ट की डिजीज के बारे में जो एक डर पैदा करके रखा है कि हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तो डर निकाल देना जरूरी है और ये ज्ञान पाना जरूरी है कि ये हार्ट अटैक कैसे होता है और उसे हम बच कैसे सकते हैं। अगर ये आप कर लेंगे तो आप डेफिनेटली उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आपने सही कहा कि अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, लेकिन एक बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं WHO के, जिनका ये कहना है कि 2010 से 15 तक के बीच में 60% जो मौत होगी वो इसी बीमारी से होगी। तो लोगों को थोड़ा तो एहतियात बरतना ही चाहिए ये जानने के बाद। जैसे मैंने आपको बताया कि आज ये जो आंकड़ा है उसके हिसाब से हर एक चौथा इंडियन जो पेशेंट मिलने वाला है। तो अगर हर एक फैमिली में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हमारा जो प्रिवेंशन का मिशन है कि हमें हर एक घर में एक गुड हार्ट एम्बेसडर चाहिए कि जो एक लाइफस्टाइल फॉलो करता है और दूसरों को मोटिवेट करता है कि वो भी अच्छी जीवन शैली को अडॉप्ट करे। तो ये जो अवेयरनेस अगर लोगों में आ जाती है तो डेफिनेटली, जैसे कि आप देखेंगे कि जापान में, फिनलैंड में ऑलमोस्ट 50% ये बीमारी को उन्होंने सिर्फ प्रिवेंटिव प्रिंसिपल से उन्होंने इस बीमारी को रोका हुआ है। तो हम भारत में भी अवेयरनेस करके क्यों नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं। जी, अगर अब हम इलाज की बात करें, हालांकि हम बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी अब बता चुकी हैं, मुझसे थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वापस उस पर आते हैं कि बाईपास सर्जरी पहले कहा जाता था कि कुछ एक उम्र के बाद नहीं किया जा सकता है, तो क्या अभी भी ऐसा ही है? और एंजियोप्लास्टी क्या है? जैसे मैंने आपको पहले भी दर्शकों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि एंजियोप्लास्टी में हम तार डालते हैं और वो ब्लॉकेज कम करके फिर एक जाली बिठाई जाती है, और बाईपास में हम दूसरी जो हाथ से या पैर से या इंटरनली जो ग्राफ्ट्स लेके हम स्टिच करते हैं। तो ये जो सर्जरीज है आजकल पहले से तो काफी उसमें इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं और काफी एज तक उसे किया जा सकता है। लेकिन मुझे दर्शकों को मेनली ये बताना है कि ये जो सर्जरीज है वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, ये बीमारी होने की क्रिया को रोकती नहीं है, ये आपके ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करके आपके जो चिन्ह है उसे सेटल करती है। तो लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर उन्हें सर्जरी भी करवाते हैं तो भी उसके बाद जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। और जो लोग सिंसियर है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ने 3000 से भी ज्यादा केसेस को बिना बाईपास या एंजियोप्लास्टी के हम लोग ने सिर्फ जीवन शैली और दवाइयों के साथ उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी से बचाया है। तो आप देखिए कि हमारे शरीर के अंदर ही सबसे बड़ा डॉक्टर है, हमारे शरीर के अंदर ही एक बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, एक नेचुरल बाईपास है। तो अगर हम कुदरत के रास्तों पे चलते हैं, जब भी हमें होश आया तब से अपने आप को संभालने शुरू कर देते हैं, तो जरूर हम ये सब सर्जरी से बच सकते हैं। और 80% सर्जरीज को हम बचा सकते हैं लोगों को सर्जरी से, अगर ये सब वो लोग मैंने जैसे बताया वैसे फॉलो करें तो। जी हाँ, आपने जो सलाह दी है दर्शकों को उनके जरूर काम आएगी। काफी अच्छे सॉल्यूशंस जो आप दे रही हैं उनके काम आने चाहिए। जैसे कि हमारे एक दर्शक का पूछना है, आशुतोष देशमुख, जो बोरीवली से लिखते हैं कि उनका कहना है कि हालांकि अब तो किसी भी बीमारी की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन क्या किसी खास उम्र के बाद हार्ट अटैक आता है या किसी भी उम्र के आदमी को ये हो सकता है? आजकल जैसे मैंने बताया कि इसकी कोई उम्र नहीं रही है। आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि एक स्कूल के बच्चे को परीक्षा लिखते लिखते अटैक आ गया, क्योंकि हार्ट अटैक में 3 कारण मेन होते हैं। एक होता है कि ब्लॉकेज, जो चर्बी का जमना। दूसरा होता है कि आजकल लोगों में जो मेंटल टेंशन इतना बढ़ गया है कि उनकी जो आर्टरी स्पाज्म में चली जाती है, मतलब नैरो हो जाती है और खून का क्लॉट जमा हो जाता है। तो ये जो हार्ट की जो नस है वो सिर्फ 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि इतनी छोटी नस में अगर वो सिकुड़ जाती है या स्पाज्म हो जाता है स्ट्रेस की वजह से, तो वो भी एक हार्ट अटैक का कारण होता है। या कोई लोगों का खून जाड़ा होता है, स्पेशली स्मोकर्स में हम देखते हैं कि स्मोकिंग की वजह से उनका खून जाड़ा हो जाता है, तो क्लॉटिंग जल्दी हो जाता है, तो उनको क्लॉट की वजह से अटैक आ जाता है। तो अटैक के कई कारण है, तो इसके लिए एज ग्रुप रहा हुआ नहीं है। और मुझे मेन चिंता है हमारी युवा पीढ़ी की, क्योंकि पहले ये बीमारी 60 के बाद हम देखते थे। आजकल हमारी क्लिनिक्स में बहुत आम बात हो गई है कि 25 साल के उम्र के जो नौजवान है उनकी शादी भी नहीं हुई है और उन्हें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, 28 साल तक शादी से पहले ऑलरेडी बाईपास हो चुकी है। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति निर्माण हो रही है और इसमें अवेयरनेस लाके जीवन शैली में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, एक दूसरा सवाल है, आशुतोष परमार हैं पुणे से, जो लिखते हैं कि क्या हार्ट ऑपरेशन के बाद किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि उन्हें चलने में काफी तकलीफ होती है?
अगर किडनी का जो फंक्शन होता है वो बॉर्डर लाइन होता है या सही नहीं होता है तो हार्ट के प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको अपने जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए कि उनके मतलब जो किडनी फंक्शन टेस्ट और वो सब करके मॉनिटर करना चाहिए कि ऑपरेशन के वजह से हुआ है या तो दूसरा इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जोशी आप हमारे यहाँ आई, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, उन्हें उसका समाधान बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद हम